नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सब्जेक्ट्स में विषय समझ को बेहतर बनाकर रुचियां बढ़ा रहे हैं। आज हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में समझते हैं भारत की औद्योगिक नीति के बारे में और जानेंगे 1948 में जब पहली बार हमने औद्योगिक संकल्प बनाया था तो बाद में किस तरह से समाजवादी सोच से हम एक वैश्विक खुलेपन और निजीकरण की तरफ औद्योगिक नीति से गतिमान रहे और क्या है आज हमारी नई औद्योगिक नीति, इसके बारे में भी समझेंगे। जानेंगे औद्योगिक नीति के उद्देश्य और अलग अलग समय पे भारत ने किस तरह से बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के साथ अपनी औद्योगिक नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किए। शुरू करते हैं। किसी भी देश या राज्य की औद्योगिक नीति, वहाँ कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी और उद्योग क्षेत्र में क्या विकास, औद्योगिक कैसा प्रदर्शन रहेगा और उसे किस तरह से नियमों के अधीन संचालित विनियमित किया जाएगा, इसके लिए जो सरकारी उपाय बनाए जाते हैं वो औद्योगिक नीति से निकलते हैं। और एक औद्योगिक नीति में व्यापार कैसे करना है, निवेश क्या होंगे, करों की क्या स्थितियां होंगी, टैक्सेशन कैसा होगा, हम बुनियादी ढांचे के विकास को कैसे महत्व देंगे, आयात निर्यात की क्या स्थितियां होंगी, नए इनोवेटिव विचार व्यवस्था में कैसे आएंगे, अनुसंधान और विकास की प्रक्रियाएं क्या होंगी, जो स्किल की ट्रेनिंग है, कौशल का प्रशिक्षण है या टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा है, इन सबसे संबंधित नीतियां औद्योगिक नीति में सम्मिलित होती हैं। तो औद्योगिक नीति व्यापार, निवेश, टैक्सेशन, बुनियादी ढांचा, आयात निर्यात, रिसर्च डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग सभी को शामिल रखती है। और इसमें कैसी प्रक्रियाएं होंगी, किन सिद्धांतों की पालना होगी, क्या नीति नियम होंगे, क्या रेगुलेशन विनिमय तरीके होंगे, किसे प्रोत्साहित किया जाएगा, किसे दंडित किया जाएगा, टैरिफ का क्या स्ट्रक्चर होगा, श्रमिकों के बारे में राष्ट्र और राज्य की क्या नीति होगी, विदेशी पूंजी के प्रति सरकार का कैसा रवैया होगा। ये सारी बातें किसी भी देश या राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शामिल हो सकती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी देश या राज्य की औद्योगिक नीति के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो मूलतः औद्योगिक नीति का एक मूल उद्देश्य है एक ऐसा वातावरण बनाना जो औद्योगिक कार्यों और अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करे और उसे सुविधाजनक बनाए। जो औद्योगिक नीति है उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हो सकते हैं। एक उद्देश्य है कि वो पूरे प्रभाग में, अगर वो पूरे देश की औद्योगिक नीति है तो देश के लिए, अन्यथा अपने राज्य के संपूर्ण भाग के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास करे। हम देख रहे हैं कि भारत में जैसे ये यहाँ गुलाबी रंग में दर्शाए गए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला के तटीय भाग हुए, दिल्ली के आसपास का एनसीआर इलाका हुआ, इंदौर भोपाल की स्थितियां हुई, रांची हुआ या कोलकाता हुआ, यहाँ विकास और आर्थिक उन्नति अधिक दिख रही है। वहीं ये जो सफ़ेद और हल्के पीले रंग से दिखाए गए इलाके हैं ये पिछड़े इलाके हैं आर्थिक दृष्टि से। जो सफ़ेद या हल्के रंग से दिखाए गए क्षेत्र हैं यहाँ आर्थिक विषमता, कमजोरी दिखती है। और एक औद्योगिक नीति आर्थिक विकास के द्वारा और जो औद्योगिक कार्य हैं उनके द्वारा इस तरह के जो अलग अलग स्थानों पे क्षेत्रीय अंतर होते हैं उन्हें कम करने का प्रयास करती है। सरकार वंचित पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गति देने के लिए औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान करती है। औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग भारत जैसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश के लिए रोजगार का सृजन करना है और औद्योगिक नीति ऐसे लघु उद्योग विकसित करने का प्रयास करेगी जो अधिक लोगों को नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान करें। किसी भी देश या राज्य की औद्योगिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य आर्थिक विकास है और आर्थिक विकास से उद्योगों के द्वारा चेष्टा की जाती है कि वो रोजगार का सृजन करें, लोगों के लिए जीवन यापन की सुविधाओं में विस्तार दें, उनके जीवन स्तर को सुधारें और पूरे भूभाग में नीतियों के द्वारा इस तरह के कार्य व्यवहार हो कि आर्थिक रूप से विकास हो और लोगों का बेहतर जीवन बने। औद्योगिक नीति का एक लक्ष्य राज्य या राष्ट्र के सभी प्रकार के संसाधनों का ज़्यादा बेहतर उपयोग है
और एक औद्योगिक नीति न केवल मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल के लिए कार्यरत रहेगी, वो सभी प्रकार के भौतिक संसाधन, चाहे वो ऊर्जा साधन हो, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि की व्यवस्था और दूसरी चीजें हों, या जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग हो, इन सभी उपयोगों को स्तंभ करके सबसे अधिक आर्थिक विकास और लोगों के जीवन में बेहतरी की कोशिश करेगी। औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है, और ये पूंजी निवेश देशी भी हो सकता है और विदेशी पूंजी निवेश भी हो सकता है। अगर कोई औद्योगिक नीति देश में बाहर से पूंजी के निवेश को आकर्षित कर पाती है तो इससे न केवल नई तकनीकें आएंगी, विशेषज्ञता भी निर्माण और उद्योग क्षेत्र में प्राप्त होगी, और इससे देश के निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी और देश की आर्थिक स्थितियों में बेहतरी होगी। तो एक औद्योगिक नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी पूंजी को निवेश के लिए आकर्षित करना है। औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य नई टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहन करना है। वो उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एरिया सभी जगह पे नई तकनीक से कार्य हो, कुशलता बढ़े, लागतें घटें, लाभ की स्थितियां बने, गुणवत्ता में सुधार हो, इन सब बातों पर ध्यान देती है। और प्रौद्योगिकी विकास से जब उद्योगों की दक्षता एफिशिएंसी बढ़ती है, उत्पादकता में सुधार होता है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, तो उसका लाभ पूरी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलता है और लोगों के जीवन स्तर पर भी असर आता है। समझते हैं आज़ादी के बाद भारत की औद्योगिक नीतियां किस प्रकार रही। अलग अलग समय में परिस्थितियों के अनुकूल और देश की आवश्यकताओं के अनुसार भारत में अलग अलग प्रकार की औद्योगिक नीतियां रही, जिनमें प्रत्येक का अपना अलग फोकस, दृष्टिकोण और उद्देश्य रहा। 1948 में आज़ादी के बाद पहली बार हमने औद्योगिक विकास के लिए संकल्प किया, और 1956 में भारत की औद्योगिक नीतियों ने मुख्यतः समाजवादी रूप से देश को विकास करने के लिए सरकारी क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान दिया, और 1991 में पहली बार पूरे विश्व में वैश्वीकरण और खुलेपन के कारण पूंजीवादी पैटर्न के अनुसार निजीकरण को बढ़ावा देने वाले बदलाव शुरू किए। और आज की स्थिति में भारत एक बहुत ही उदार प्रकार की औद्योगिक नीति लागू करता है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार और उद्योग चलाने में सहूलियतें आसानी से प्राप्त हों, उस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम देश में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि कर पाएं और कम नियम कायदों के मदद से उद्योगों का संचालन ज़्यादा सहज और आकर्षक बने। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार 1948 में बनी हुई औद्योगिक नीति का जो मुख्य फोकस था वो देश में आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ठोस औद्योगिक आधार किस तरह से बनाया जा सके उस पर केंद्रित था। और 1956 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने जो औद्योगिक नीति बनाई उसका उद्देश्य उद्योग क्षेत्र में समाजवादी दृष्टिकोण से सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ाया जावे और सरकारी क्षेत्र में कई बड़े उद्योग और दूसरी आर्थिक गतिविधियों का संचालन इस नई 1956 की उद्योग नीति से शुरू हुआ। और 1977 में पहली बार निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देने के लिए और देश में ज़्यादा पूंजी निवेश से तेज विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। जो 1991 में भारत की नई औद्योगिक नीति बनी उसने पहली बार उदारीकरण और वैश्वीकरण के बदलाव की शुरुआत की और हमारा देश लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा। और इस सारी गतिविधियों में नरसिम्हा राव का वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में और मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार, वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। और इन बदलावों से हमने 47 जो बहुत उच्च प्राथमिकता के उद्योग थे उनमें भी सीधे विदेशी पूंजी निवेश को 91% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। यानी विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज 51% तक अगर किसी उद्योग में हो जाएगा तो उसके प्रबंधन की जिम्मेदारियां और नियंत्रण भी निवेशकर्ता के पास आ जाएगा। कुछ निर्यात आधारित व्यापारिक कार्यों में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% तक बढ़ाने की भी अनुमति दे दी गई और आज हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम 100% विदेशी पूंजी निवेश की भी अनुमति दे रहे हैं। 1991 की औद्योगिक नीति ने पहली बार सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को कम करने पर ध्यान को केंद्रित किया ताकि हम सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकें। विदेशों से जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो भी हमारे पास हस्तांतरण से प्राप्त हो सके। इन दिनों देश में केवल 2 ऐसे क्षेत्र हैं, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन, जो पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। अन्यथा अन्य सभी क्षेत्रों में हमने विदेशी निवेश और निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक योजनाएं बनाई हैं और आज की स्थिति में कुछ सीमित स्थान हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एक्टिविटी है, डिफेंस के इक्विपमेंट है, रक्षा के उपकरण हैं, कुछ खास निर्दिष्ट स्पेसिफाइड खतरनाक रसायन के उद्योग हैं, विस्फोटक पदार्थों के उद्योग हैं और जो सिगरेट, सिगार और दूसरे तंबाकू जैसे उत्पादों के कार्य हैं। इनके लिए अगर कार्य करना हो तो सरकार से विशेष लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता है। अन्यथा दूसरे उद्योगों के लिए लाइसेंस की प्राप्ति सहज और सरल हो गई है। तो देश ने 1991 के बाद जो औद्योगिक नीति के अनुसार कार्य किया, उससे औद्योगिक कार्यों में सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज कम हो गया। 1991 की औद्योगिक नीति के तहत देश में निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए और उसके लिए निर्यात करने वाली इकाइयों को बढ़ावा दिया गया। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, ऐसे क्षेत्र बनाए गए जहां निर्यात करने वाली इकाइयां कार्यरत हों, उन्हें विशेष सहूलियतें दी गई। कृषि में निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए और इन दिनों हम राष्ट्र में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो उस पर ध्यान दे रहे हैं और इन सब नीतियों और कार्य प्रणालियों से देश का जो निर्यात है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें सबसे बड़ा अंश 54% अंश सेवाओं से आता है और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य हो सकते हैं, वित्तीय और रियल एस्टेट में सेवाएं हो सकती हैं, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और व्यापार की सेवाओं के कार्य हो सकते हैं। हमारे देश में हालांकि एग्रीकल्चर में सबसे अधिक संख्या कार्यरत है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान मैन्युफैक्चरिंग के बराबर केवल 16% है। फॉरेस्ट्री और फिशिंग की मदद से ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का योगदान 20% हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग के साथ अगर दूसरे उद्योगों को जोड़ा जाए तो सभी उद्योगों का योगदान 26% तक हो सकता है। पिछले दिनों हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास की संभावनाओं को समझा है, क्योंकि ये न केवल रोजगार प्रदान करेगा, देश के निर्यात को भी बढ़ावा देगा और आर्थिक उन्नति में योगदान करेगा। इसलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग पे विशेष ध्यान दिया। राष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देने के लिए औद्योगिक नीति के साथ साथ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी 2011 में बनाई गई और जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति थी उसका जो मूल फोकस था वो जीडीपी में अगले 10 साल 2011 से 2021 के बीच में 25% की वृद्धि करना था और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है वो प्रतिवर्ष 12 से 14% रखने का लक्ष्य रखा गया, ताकि हम बड़ी मात्रा में नए रोजगार अवसर खोज पाएं। और इन दिनों जो हमारी विनिर्माण नीति है वो घरेलू और विदेशी निवेशकों के सहयोग पर जोर दे रही है और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देकर देश में आर्थिक उन्नति, रोजगार के अवसर और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है। बदलती पर्यावरण परिस्थितियों में देश की बढ़ी हुई जनसंख्या द्वारा अधिक मात्रा में ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से जो प्रदूषण और पर्यावरण की स्थितियां हैं उन पर नियंत्रण के लिए नई औद्योगिक नीति 2023 में बनाई गई, जो नए आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के उद्योगों पर अधिक ध्यान दे रही है। देश में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा नियंत्रित रहे उस कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए कार्यरत है और इस नई औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य
पर्यावरण की रक्षा करना है। साथ ही साथ ये भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास करेगी। इस हेतु कारोबार करने में आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसके लिए कायदे कानूनों में लचीलापन लाया गया है। नई औद्योगिक नीति 2023 बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक को विस्तार देने के लिए, सभी प्रकार के परिवहन और प्रबंधन के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, जिसमें वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमने एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए हैं। सरकार विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं, सोलर और विंड, उन पर अधिक निवेश हो, विस्तार हो, उन्हें बढ़ावा देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की योजना भी शुरू कर चुकी है। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो से किसी देश और राज्य में औद्योगिक नीति क्या महत्ता रखती है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने औद्योगिक नीति के उद्देश्य भी जाने और भारत में आज़ादी से लेके अब तक औद्योगिक नीति में किस तरह के परिवर्तन हुए उन्हें भी जाना। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो आपकी मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की समझ को बेहतर बनाएगी, और दूसरी प्लेलिस्ट भी परीक्षा उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।